today we are going to discuss evidence of atoms. Evidence of atoms में बच्चे हम देखेंगे कि आखिर कैसे हमें कोई शवाहद मिले, कोई एविडेंस मिले कि ये एटम है. तो it is not possible actually to see the atoms, but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope. तो क्या है उन्होंने कि एटम क्योंकि साइज में इतना छोटा होता है तो इट वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स, कि ये पॉसिबल नहीं था कि हम एटम्स को देख सकें. सो कब पॉसिबिलिटी नजर आई, कब पॉसिबल हुआ एटम्स को देखना, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके फर्स्ट टाइम एटम को ऑब्जर्व किया गया था. As we all know, there are two more we can say fundamental or general types of microscope. One is optical microscope and the second one is electron microscope. Optical microscope is simple one that was discovered earlier than the electron microscope, while electron microscope is more advanced form of microscope. So the question is, why atoms cannot be observed by using optical microscope? कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए एटम्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया गया था या क्यों नहीं कर सके थे. सो द आंसर इज अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन. उन्होंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज स्मॉलर है किससे देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो हम उसका इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते. क्योंकि बच्चे हमारे पास जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है उसमें चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीजों को देखने के लिए कौन सी लाइट यूज होती है? विजिबल लाइट यूज होती है. अब उन्होंने कहा कि एटम का जो साइज था वो स्मॉलर था, जबकि जो विजिबल लाइट थी उसकी जो वेवलेंथ थी, लाइट की हमारे पास हमेशा क्या होती है? वेवलेंथ. तो उसकी वेवलेंथ साइज में क्या थी? लार्जर थी. इस वजह से उसकी वेवलेंथ के बड़ा होने की वजह से हम लोग एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सके थे, क्योंकि एटम का साइज उसकी उस वेवलेंथ से स्मॉलर था. सो दिस वाज द रीजन कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए हम एटम को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सके थे. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है दैट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ एन एटम. एटम साइज में छोटा होता है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है. इस वजह से हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सके थे. Thus, an ordinary optical microscope can measure the size of an object up to or above 500 nanometer. तो ये उन्होंने रेंज बताई हुई है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम किस साइज को देख सकती है? मिनिमम किस साइज को देख सकती है? 500 नैनोमीटर. अगर कोई चीज इससे छोटी होगी तो वो उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकती. अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम लोग एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सके थे, तो अगला क्वेश्चन ये है हाउ एटम्स आर ऑब्जर्व्ड, कि एटम्स को फिर हमने किस तरह से ऑब्जर्व किया था. द आंसर इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कि एटम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एटम्स को ऑब्जर्व किया गया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब उसकी जस्टिफाई किया हुआ है कि क्यों. It uses beams of electrons instead of visible light because wavelength of electron is much shorter than that of visible light. अब यहाँ पर हमारे पास दो माइक्रोस्कोप्स हैं, एक सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरी हमारे पास कौन सी है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसको इस्तेमाल करती है बच्चे? विजिबल लाइट को इस्तेमाल करती है. जबकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को देखने के लिए. विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो
ग्रेटर या लार्जर होती है, जबकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास स्मॉलर होती है। क्योंकि एटम का साइज भी स्मॉलर होता है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो लार्जर होती है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते एटम्स को देखने के लिए। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, जो कि एटम के साइज से भी छोटी होती है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एटम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एटम्स को देखने के लिए। सो आई होप कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास दो तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं, एक ऑप्टिकल और दूसरी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते क्योंकि उसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है जिसकी वेवलेंथ लार्जर या ग्रेटर होती है एटम के साइज के निस्बत, इस वजह से हम उसके जरिए से एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसका साइज, जिसकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है एटम के साइज से। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Is it clear to all of you? Now, this is general for your objective. Masses of atoms. Masses of atoms range from 10 to 27 to 10 to 25 kg. They are often expressed in atomic mass unit, when one atomic mass unit is equal to 1.66 1 into 10 raised by 27. I'm sorry, I didn't mention it in superscript, but it is 10 to 27 नहीं है, 10 to 25 नहीं है, but it is 10 raised power minus 27 है, 10 raised power minus 25 है. So it's my mistake and it will be written like this: 10 raised power minus 27. इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो अब आपने इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि एटम्स के जो मैसेज होते हैं उनकी रेंज हमारे पास क्या होती है, 10 raised power 27 टू 10 raised power 25, और एटम्स का मास मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि हम चीजें लेते हैं और उसका यूनिट, वेट का यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो इस तरह से एटम्स के मास का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। और फिर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखना है कि 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.661 into 10 raised by 27 किलोग्राम। So this was whole about atoms, कि एटम्स के पहले कॉन्सेप्ट्स क्या दिए गए थे और फिर फाइनली एटम्स को ऑब्जर्व कैसे किया गया था, एटम्स के एविडेंसेस कैसे मिले थे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है बच्चे मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, जब एटम्स मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन, चलें चेंज कर लेते हैं एग्जांपल, जैसे क्लोरीन हमारे पास एक एटम है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी एक एटम है। इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बन गया, HCl, जो कि एक मॉलिक्यूल है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब कि जैसे ये एक HCl का मॉलिक्यूल है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको अपने एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती। जबकि एटम्स को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे एटम्स की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है, उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास जो एटम है वो स्मॉलेस्ट है, और मॉलिक्यूल में भी हमने यही कह दिया। लेकिन जो एटम और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, मॉलिक्यूल। एटम एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडेंटली भी और इंडिपेंडेंटली भी, जबकि मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इसकी मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ नहीं डिस्कस की हुई। डिपेंडेंट की एग्जांपल क्या आ जाती हैं बच्चे, जैसे अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है तो ये कभी भी अकेला
एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ये हमेशा हमारे पास H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जबकि इंडिपेंडेंट अगर एटम्स की बात करें तो हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम हो गई, तो वो एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं होती। तो इनको हम कहते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जबकि अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरह से वाटर हो गया H2O, तो ये HCl अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, H2O अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कि एटम्स कैन एग्जिस्ट डिपेंडेंटली एज वेल एज इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अनदर टर्म दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन एटम्स की तादाद उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एक्सेट्रा इफ दे कंटेन 1, 2 and 3 एटम्स रेस्पेक्टिवली। अगर उनके अंदर बच्चे 1 एटम होगा, सॉरी आई कैंट सर्कल इट प्रॉपरली, बट अगर हमारे पास 1 एटम होगा तो वो क्या होंगे, मोनोएटॉमिक होंगे। अगर उसमें 2 एटम्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, डायएटॉमिक होंगे। और अगर उसमें 3 एटम्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, ट्राइएटॉमिक होंगे। अब इनकी जरा जनरल से एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हीलियम, क्योंकि वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास क्या होगा, मोनोएटॉमिक। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं HCl, तो क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायएटॉमिक। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दूं वाटर की H2O, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइएटॉमिक, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और तीसरे ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। सो आई होप सो कि अब आपको एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन एटम्स की तादाद क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। अगर एक एटम होगा तो मोनोएटॉमिक, अगर 2 होंगे तो डायएटॉमिक, और अगर 3 होंगे तो ट्राइएटॉमिक। और एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, कि उसमें किस तरह के एटम्स पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स हम इसको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज होमोएटॉमिक। होमो का मतलब बच्चे क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, सेम होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में कंटेन 1, 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल हीलियम और क्लोरीन। मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के या एक जैसे एटम्स मौजूद हों तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं हाइड्रोजन की H2, तो आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में दोनों सेम एटम्स मौजूद हैं, इसलिए ये क्या होगा, होमोएटॉमिक। इसी तरह से Cl2, इसमें 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं जो कि दोनों सेम हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हेट्रो मीन्स क्या होता है बच्चे, डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, heteroatomic molecules कहते हैं। On the other hand, molecules of compounds consist of different kind of atoms. For example, HCl, अब देखो इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पर अमोनिया NH3 की। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि सेंटर में नाइट्रोजन है और साइड्स पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के एटम्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। So this was a brief concept of homoatomic and heteroatomic molecules.